Hello everyone. Jai Hind. This is Rohan again from Epilogue. Today we are very excited to have Mr. Ankur Sharma, or should I say Advocate Ankur Sharma. और भी बहुत होगी चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे अभी, जो हमारे शो पे आए, और आज हम डिस्कस करेंगे कि इनका मुद्दा क्या है. सो वेलकम सर, वेलकम. हाउ आर यू टुडे? थैंक यू सो मच. तो स्टार्ट करते हैं क्विकली, मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करेंगे हम, टाइम भी निकलेगा. Why don't you tell us, थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड कैंडिडली बताइए कि आप कौन हो. देखिए, मैं इंजीनियर टर्न्ड लॉयर. सबसे पहले तो 12th के बाद बीटेक, जो जनरल ट्रेंड रहता है हमारे जम्मू कश्मीर में और खासकर और इलाकों में भी, अगर आप 12th स्टैंडर्ड तक एकेडमिक्स में बढ़िया हैं, ब्रिलियंट हैं, तो यहाँ तो आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे. तो उसी धक्केशाही में आप मान लीजिए. बिल्कुल 100%. कि हम भी इंजीनियर बन गए. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से 2004 से 8 के बीच में. 2004 में मैंने 12वीं कक्षा पास की थी, और उसके बाद फिर 4 साल के बाद इंजीनियरिंग पास आउट होने के लॉ ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में. ओके. तो आई एम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर अभी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में. और उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी हमारी है, आप जानते हैं, सब जानते हैं, एकजुट जम्मू पार्टी. अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले ही हमें फॉर्मली रिकग्नाइज किया, रजिस्टर किया, और जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और पॉलिटिकल लिबरेशन के लिए लड़ रहे हैं. पॉलिटिकल व्हीकल एक क्रिएट किया है, एक जिम्मेवारी अपने कंधों पे ली है कि जम्मू को लिबरेट करवाने का कार्य हम करेंगे, कर भी रहे हैं. दैट इज़ हाउ वी हैव नाउ मतलब turned ourselves from a movement to a political party. So in engineer, advocate, president of a political party which is going to contest elections for the coming legislative assembly on all 43 seats of the 10 districts of Jammu province. Awesome. आपका रिज्यूमे काफ़ी अच्छा होगा. ठीक है. तो बिफोर वी गो इनटू जिस मूवमेंट की आपने बात करी, जिस लिबरेशन की आपने बात करी, उससे पहले मैं थोड़ा और स्पेंड करूँगा अपने टाइम. मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, जैसे मैंने आपको बताया. इंजीनियरिंग से लॉ में जाना का क्या मोटिवेशन है? बिकॉज एज यू सेड, 12वीं में थोड़ी सी भेड़चाल होती है, बट आफ्टर यू फिनिश, कहते हैं ना, बीटेक कर लो, उसके बाद आपको समझ आता है करना क्या है लाइफ में. क्या समझ आया आपको? इसको तो ब्रीफली में मैं इसी तरीके से बताऊंगा कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद बहुत ब्रीफ टाइम के लिए कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ भी मैंने काम किया. साथ ही साथ कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में भी मेरी इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो गई. मतलब आप ये कहिए कि जो असल पढ़ाई है वो पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू हुई. तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जो आप पढ़ाई अर्जित करते हैं, नॉर्मली उसी को टैग बना के आगे चलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. लेकिन एक अनलर्निंग का और री लर्निंग का प्रोसेस मेरी लाइफ में 2008 के बाद ही शुरू हुआ. तो 2011 आते आते मैं कुछ ना कुछ पब्लिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किसी न किसी तरीके से होना शुरू हो गया था. ये एक ट्रांजिशन भी थी और एक एवोल्यूशन भी थी मेरी लाइफ में, जहाँ पे फिर अल्टीमेटली 2012 तक ये चेतना उत्पन्न हो गई, ये कॉन्शियसनेस उत्पन्न हो गई कि नहीं, आई हैव टू बी इन पब्लिक लाइफ. और मुझे लगता है कि जुडिशरी के माध्यम से अर्जेंटली, इमीडिएटली आप इसमें एंटर कर सकते हैं. तो देन आई टुक एडमिशन इन लॉ. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस रहता है ऑल ओवर इंडिया लेवल का. तो चूँकि पिछले 3-4 वर्षों में कुछ मेहनत की थी, पढ़ाई की थी, चीज़ें समझी थी, इंजीनियरिंग के अलावा बाकी और इतिहास हो गया, आपकी पॉलिटिकल साइंस हो गई, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ये सब चीज़ें, जियोपॉलिटिक्स हो गई, ये सब चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कानून के लिए भी और राजनीति के लिए भी. तो एक उस तरीके की चेतना बनी, एंड देन आई एंटर्ड लॉ. और साथ साथ पे फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चलती रही. इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि रोशनी एक्ट, जो अभी एक लैंडमार्क जजमेंट आई, इसके विरुद्ध जो मेरा संघर्ष था वो जब मैं एक लॉ का स्टूडेंट था तो उस समय शुरू हुआ था. तो एक पॉलिटिकल सोच और समझ के आधार पे ही इसे चुनौती दी गई थी. तो ये हैंड इन हैंड चला. अब देखिए, आप गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. तो जुडिशरी में तो आप कानून की पढ़ाई करके डायरेक्टली जा सकते हैं. यू हैव अ लाइसेंस टू बिकम अ लॉयर, यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो वो तो हो गया. अब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में जाने के लिए, या विधानसभा में जाने के लिए, या पार्लियामेंट में जाने के लिए, फिर मंत्री या सरकार बनाने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, तो आपको या तो राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ेगी, या राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर आप
राजनीति करके लोगों के चुनाव के बाद वहाँ पे जाओगे, तो वो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रहा है। अब वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, वो अपना समय ले रहा है। तो जुडिशरी जो थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, उसमें तो हमने घुस के पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक कॉजेज को सामने रखा है। बिल्कुल, तो ये इसी तरीके से चला सारा मामला, और एक आइडियल जर्नी रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा लर्निंग और अनलर्निंग की बात करी, एंड आई एम श्योर कि एक क्या वो मतलब अगर मुझे आज की डेट में या आपसे इंस्पिरेशन लेके जम्मू के यूथ को या कहीं के भी यूथ को एक, मैं नहीं बोलूँगा पॉलिटिकल जर्नी, बट एक पब्लिक जर्नी की शुरुआत करनी है, तो मैं क्या पढूं? देखिए, जहाँ तक पढ़ने की बात है, तो आप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ये कहूँ कि आप वो फलां किताब पढ़ें, फलां किताब पढ़ें। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन चूंकि अब आपने स्पेसिफिकली ये पूछा है कि पब्लिक लाइफ अगर आपको शुरू करनी है, तो पब्लिक लाइफ शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि आपको जो इस देश की सभ्यता है, संस्कृति है, इतिहास है, उसके बारे में जानकारी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया की पूरी अंडरस्टैंडिंग, देखिए वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज नाउ। जो इवेंट्स आज हिंदुस्तान में हो रहे हैं, उसका कनेक्शन हो सकता है कि अमेरिका में हो सकता है रशिया में हो। तो उन चीज़ों को समझने के लिए आपको दुनिया के पूरे इतिहास का, सोशोलॉजी का, लोग किस तरीके से बने, लोगों की सोच क्या है, उन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली आपको कानून के साथ साथ आपको इतिहास से शुरू करना चाहिए, हिस्ट्री, बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ जो इस समय दुनिया में काम कर रही हैं, जिसके कारण जिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के आधार पे हमारे इंस्टीट्यूशंस तक शेप हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस तक बने हैं, तो उसकी समझ के लिए आपको ऑब्वियसली उन सोच, उन विचारधाराओं का भी ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। कुछ दैट इज़ हाउ प्रोबेबली यू कैन एंटर इनटू पब्लिक लाइफ। और जहाँ तक जो मुद्दे हैं, जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, वो तो इतने सारे हैं कि यू इफ हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से सिस्टम काम करता है, यू कैन जंप एंड सब कुछ आप करवा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये ज्ञान अर्जित करके, चीज़ों को समझ के, अगर आप जनता की मदद करना चाहें, समाज में लोगों की मदद करना चाहें, तो आसान है। वी हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम। हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए, इस सिस्टम को समझ के आगे काम करने के लिए प्रॉबेबली लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो जो उन चैलेंजेस को फेस करके सफल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। जो नहीं कर पाते, कुछ मेंटर्स रहे आपके इस टाइम पर? देखिए, इस समय तो इंटरनेट की एज में, समय में इन्फॉर्मेशन ही सबसे बड़ा मेंटर है। एब्सोल्युटली। तो ये तो आपके अंदर की ये होनी चाहिए कि आई हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो हमने तो अपना दिमाग, अपने कान सारे सोर्सेज के लिए खोले। ये सृष्टि ही गुरु है इस समय, और इंटरनेट ने तो इस बात को सत्य कर दिया। तो मुझसे छोटे हो, मुझसे बड़े हो, कोई भी काम की बात बताए, कोई नई बात बताए, कोई ऐसी बात बताए जिसका मुझे ना पता हो, तो मेरी उत्सुकता ये रहती है कि मैं उसके बारे में जानकारी हासिल करूँ। तो दैट इज़ हाउ दिस लर्निंग प्रोसेस इज एवर इवॉल्विंग, चलता जा रहा है। कोई रोल मॉडल्स किसी को आपने देखा हो कि आप देखिए, रोल मॉडल्स का ये है कि फिर हम लिमिट कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडल्स आर फाइनाइट। एब्सोल्युटली। तो रोल मॉडल्स के अलावा मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन और आपकी अंदर की ये मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, आप जिसे कह लीजिए, कि भाई आई हैव टू डू समथिंग जो मेरे फाइनाइट बीइंग को ट्रांसेंड करे। देखिए, जनता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए काम करना, ये उसी चेतना से आ सकता है जिस चेतना का लेवल ट्रांसेंडेंस के बाद आपने अचीव किया, और ट्रांसेंडिंग योर मे बी 5 फिजिकल सेंसेस या इसके साथ एसोसिएटेड सब चीज़ें। मुझे लगता है कि उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और क्योंकि एक जो क्वेश्चन आता है हमेशा कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ, एंड देन व्हाटएवर यू वांट टू कमेंट। मेरा मानना है कि मीडिया और पॉलिटिक्स दो ऐसी जगह है जिसकी इकोनॉमिक्स क्रैक नहीं की है लोगों ने, और क्योंकि इकोनॉमिक्स क्रैक नहीं की है तो वो पूरा सिस्टम का मैथ ही फ्लॉड है, और जब मैथ फ्लॉ होगा तो जब वो स्केल करेगा तो वो ब्रेक होता है, एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाउ विद योर एफर्ट टू ओपन अ पार्टी एंड बी द प्रेसिडेंट एंड नाउ चेंज, आप कैसे उसमें बदल रहे हैं, कैसे उसमें उतर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा हाइपर टेक्निकल अप्रोच भी प्रॉबेबली अडॉप्ट नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ जिस तरीके की आपकी बैकग्राउंड रही है, जिस तरीके से स्टार्टअप्स करके आपने बहुत सफलता प्राप्त की है। प्रॉबेबली राजनीति एक बहुत वाइडर फील्ड है, और मुझे अभी तक ये लगता है कि इसमें आपकी मंशा जो है, कि आप किस मंशा से काम कर रहे हैं, क्या आप सही मंशा से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन डिटर्मिनिंग योर सक्सेस।
फोर्स मल्टीप्लायर्स ऐसे कभी ऐसे आ जाते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपकी जो आपने स्केल अप करने की बात की, वो उस डिग्री का स्केल अप हो जाता है जो आपके सोच समझ से परे हो। मेरे भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको लेके कोई रैशनल एनालिसिस में आपके साथ नहीं कर सकता किस तरीके से होगा। एक सही मंशा से निकले, सही इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, सिस्टम को समझा, क्योंकि जब तक आप सिस्टम को नहीं समझेंगे डिलीवर नहीं कर सकते कि सिस्टम किस तरीके से काम, सही गलत की बात नहीं है, आपको देखना है कि ये सिस्टम है, इसमें ऐसे इनपुट डालेंगे ऐसी आउटपुट आएगी, उसकी समझ, सही मंशा। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें हैं जो पब्लिक लाइफ में फॉर बिगर कॉजेज, फॉर अचीविंग बिगर थिंग्स डिटर्मिनेटिव फैक्टर्स रहते हैं, बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स रहते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा साइंटिफिक एनालिसिस इसमें मैं स्वयं करना नहीं चाहता, मैं करता भी नहीं हूँ। आपकी सही मंशा, इश्यूज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपने ज्ञान के आधार पे सिस्टम को समझ के डिलीवर कर रहे हैं, थिंग्स हैपन। और फिर मुझे लगता है कि डिवाइन फोर्सेस भी आपकी मदद करती हैं। फोर्स मल्टीप्लायर का मैंने ये कहा कि मान लीजिए मुझे कोई अपना नाम यहाँ से यहाँ बनाने के लिए 5 साल चाहिए नॉर्मल तरीके से, बहुत एनालिसिस करें, तो बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो 5 साल की जर्नी हम 1 साल में पूरी कर लेते हैं, और हमारे साथ ये हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसमें जो आपकी मंशा है वो एक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मंत्र यही है, मंशा जो है आपकी वो एक क्रिटिकल फैक्टर। इसमें मैं बस एक ही बात बोलूँगा, मैं एक ही बात जानना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि इन दी एंड तो एक मैं मान गया कि पॉलिटिक्स प्लेज अ बिगर रोल, एक इनिशिएटिव लो अपने आप, आई ऑल्सो बिलीव वेरी मच, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि आप स्टार्ट करो तो चीज़ें अपने आप होते होते यू रीच समवेयर इफ़ यू द राइट इंटेंट, जो आप बोल रहे हैं, राइट मंशा हो तो। बट क्योंकि पॉलिटिक्स एक, जैसे मार्केट होता है वैसे पॉलिटिक्स एक एस्टैब्लिश्ड बॉडी है, जैसे वहाँ कंपटीशन होता है, यहाँ भी कंपटीशन होता है, सब लोग सही मंशा से उतरते भी नहीं है पॉलिटिक्स में, सब लोग सही मंशा से हैं भी नहीं, अगर होते तो शायद आप पॉलिटिक्स ज्वाइन भी ना करते, राइट? तो यू नीड मनी, यू नीड, आपको एक आज की डेट में, अभी हम ये भी कर रहे हैं वीडियो, हम भी चाहते हैं कि ये वीडियो का 1 मिलियन व्यू आए, राइट? उससे एक रिटर्न आएगा, एक पॉपुलैरिटी आएगी, चीज़ें चेंज होंगी, राइट? तो आप उसके बारे में कैसे सोचते हैं, आप कैसे मैनेज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को? ये देखिए, अर्थ जो है वो तो बैकबोन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। जिस तरीके से हमें समाज से मदद मिलती है, जिन इश्यूज पे हम डिलीवर करते हैं, उससे जो कुछ लोगों को प्रेरणा मिलती है, तो मिलजुल के वो अर्थ का जो है वो समाधान निकलता है। क्राउड फंडिंग मॉडल, हमने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी किए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी करते हैं, डे टू डे खर्चे भी रहते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से रिसोर्सेज मीटअप हो जाते हैं। जब बड़ा हमें कोई प्रोग्राम करना होता है पब्लिक इंटरेस्ट में, उसके लिए भी खर्चे पूरे होते हैं, एंड ऑब्वियसली आपको देखिए साइंटिफिक तरीके से इस एस्पेक्ट को प्लान भी करना पड़ता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से अब संगठन बन के उभरे हैं, तो बिल्कुल इस पे चिंतन होता है, और इसके लिए प्रोसेसेस और इंडिविजुअल्स भी इन प्लेस हमने रखे हैं जो काम कर रहे हैं। फंड रेजिंग एक चैलेंजिंग टास्क है, 100%। फंड रेजिंग होती है, किस स्केल पे होती है वो ऑब्वियसली चैलेंजिंग रहता है, रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं लेकिन लार्जली पूरी होती है। बट यस, लेकिन हर धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल। लेकिन जब आप धर्म की लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि फिर अगेन वो डिवाइन फोर्सेस ही आपकी मदद करती है कि अर्थ की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है। मुझे लगता है कि अभी तक हमारी पूरी हो रही है और आने वाले समय में भी पूरी होगी। एंड ऑब्वियसली 43 सीट्स पे इलेक्शन लड़ने के लिए जिस जो लेवल ऑफ जरूरत है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। एक प्रोफेशनल तरीके से टीम भी वी आर पुटिंग इन प्लेस, वो फाइनल स्टेजेस पे है, एंड आई थिंक पीपल विल सपोर्ट अस। वी गेट कॉल्स फ्रॉम अमेरिका, इंडियन डायस्पोरा, चाहे वो यूरोप में हो, वेस्ट के किसी भी एरिया में हो, साउथ अमेरिका के एरियाज में हो, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ से पीपल आर इन कंटैक्ट। तो मुझे लगता है कि एक फिनोमिना बनेगा, लेकिन हर एक चीज़ का एक समय रहता है। और मुझे लगता है कि वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, ठीक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि वो सब ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाएंगी। अच्छा, इस पे एक थोड़ा सा, मैं लीगली कुछ नहीं आता मुझे, बट मैं फिर भी एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करूँगा। पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर रिसेंटली कुछ चीज़ें चेंज हुई थी आई थिंक सिस्टम में, दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, कितना पब्लिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फॉरेन फंडिंग के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये सब होना चाहिए। आप तो अभी एक स्टार्टअप पॉलिटिशियन है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस मे बी टू रीच अ स्केल वेयर वो हो, बट जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी आप बड़ी पार्टी ले लो, आपको क्या लगता है कि जो, जैसे मैं मानता हूँ कि उनकी वेबसाइट पे आनी चाहिए कि यार इस बंदे ने इतना डोनेट किया,
आप क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल तरीके से होनी चाहिए, और वेबसाइट पे एक सिस्टम ही हो जाना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना भी डोनेट कर रहा है उसके नाम के साथ जो अमाउंट है आना चाहिए। वो आ जाए। कभी कभी प्राइवेसी इश्यूज रहते हैं कुछ डोनेट करने वाले लोग, लेकिन अगर वो लीगली डोनेट कर रहे हैं तो उनके नाम आप हटा के कम से कम अमाउंट तो बता सकते हैं कि दिस इज द काइंड ऑफ डोनेशन दैट वी हैव रिसीव्ड। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कि बाहर की बहुत सारी ताकतें हैं जो इंटरनल रेजिम चेंज के लिए कार्य करती है। तो अब लोगों को तो ये पता होना चाहिए कि भाई पैसे का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है। मुझे लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होगा जो नेशनल सिक्योरिटी के जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने वाला होगा। तो आई फुल्ली सब्सक्राइब टू दिस पॉइंट ऑफ व्यू। थिंग्स शुड बी वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट। लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए अपना वोट डालने से पहले कि हम किसे वोट डालें। एग्जैक्टली, जस्ट लाइक इट इज फॉर कॉर्पोरेशंस। अगर मुझे आज के डेट में 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करने हैं, $100,000 यूएस से इंडिया, तो जो चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, इट टेक्स टाइम, राइट, बट वो ट्रांसपेरेंट है, एवरीबडी नोज किसने दिया, कहाँ से आया, किस अकाउंट से आया। सो वैसा सिस्टम फॉर पॉलिटिकल फंडिंग आई थिंक शुड बी द, नहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो भी आप डिटेल्स आती हैं आपको सबमिट करनी पड़ती है। वी आर आल्सो अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी ना, तो हमें पता है कि हमें अपने सीए को क्या क्या डिटेल्स देनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या क्या डिटेल्स देनी है, जो लीगल कंप्लायंस। तो कानून वैसा है जो कंप्लाई करवाता है। हाँ, ये एक ज़रूर विषय उठा था कि क्या आरटीआई के दायरे में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वो एक डिबेटेबल चीज़ है, उस पर एक बिगर डिबेट की जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो प्रोबेबली एब्यूज़ की इंटेंशन से अधिक में भी करेंगे। और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे सकते हो, लीगल कंप्लायंस करते हो, वो आपको पब्लिक डोमेन में भी रखनी चाहिए। इज नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट। तो व्यूअर्स के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एकजुट जम्मू की वेबसाइट पे वी विल सी ऑल देयर, एब्सोल्युटली वी विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट। एकजुट जम्मू की वेबसाइट पे बहुत ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब मैं जनता की तरह बोल रहा हूँ, मैं पीपल लाइक मी लुक फॉरवर्ड टू आप जैसे लोगों के लिए, ताकि हमें कुछ, मतलब ये मेन मुद्दा है। नई जनरेशन के लिए ये मुद्दा ही नहीं है। इनफैक्ट आई आल्सो रिप्रेजेंट द सेम जनरेशन, राइट, एब्सोल्युटली, आई एम अ पार्ट ऑफ इट, सेम ऑलमोस्ट, या। तो ये ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ें, और सब कुछ साफ सुथरा हो, सामने हो, इफेक्टिव तरीके से हो, सिस्टम्स हमारे रिस्पॉन्सिव हों, और हम भी रिस्पॉन्सिबल हों टू द पीपल, राइट। ये सब चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको हमने जिया है। मतलब अल्टीमेटली जो ट्रांजिशन फेज मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरीके से ट्रांजिशन हुई हमारी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू वो सारा, तो यही वैल्यू सिस्टम को लेके ही तो हुआ। उसी वैल्यू सिस्टम ने इंस्पायर किया। अदरवाइज व्हाई शुड यू लीव अ जॉब, राइट। अदरवाइज इंजीनियरिंग करने के बाद जब आप एक सेटल्ड पोजीशन लेते हो, तरक्की करने के बाद आपको पता होता है कि आप अमेरिका भी जा सकते हो, बाहर भी जा सकते हो, करोड़ों रुपए आने वाले समय में कमा सकते हो। तो अपने आप को जब आप उथल पुथल करते हो, डिस्टर्ब करते हो, तो दैट इज नॉट विदाउट एनी मोटिवेशन। मतलब मोटिवेशन एक बहुत स्ट्रांग रही होगी, तभी वो सारी चीजें हुई होंगी। जिन चीजों की आपने बातें की, ये यही वैल्यू सिस्टम जो इम्बाइब किया, ठीक है ना। जब इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो आपका एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी बढ़ेगा। जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो हायर वैल्यूज हैं, वो आप इम्बाइब करेंगे। तो ये वही सब चीजें जिनको हमने जिया है, तो इससे अलग होकर तो हम कार्य कर ही नहीं सकते। एंड इन फैक्ट इट्स अ जनरेशनल कैरेक्टरिस्टिक। ऐसा नहीं है ये, देखिए ये छुपाने वाली बात है, ये पुरानी जनरेशन का मामला रहा होगा उस समय की अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस के आधार पे, क्योंकि हर जनरेशन अपनी अटेंडिंग सर्कमस्टांसेस के इन्फ्लुएंस में ही अपने आप को शेप करती है, उसका माइंड वैसे ही शेप होता है। तो मुझे लगता है कि ये समस्या हमारी जनरेशन के साथ नहीं होने वाली है। तो अब जनरेशनल चेंज लीडरशिप में होगी तो इन सब समस्याओं का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, टेक्नोलॉजी पे हम कितना निर्भर करते हैं। हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और बचपन से ही मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था जब पहली बार मेरे हाथ में लैपटॉप, कंप्यूटर और ये सब चीज़ें आई थी। 12वीं में पढ़ता था तो मोबाइल आया था। तो टेक्नोलॉजी पे हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे तरीके से आप देखें कि अगर हम टेक्नोलॉजी पे निर्भर हैं और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने के फायदे कितने हैं। देखो, टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो करप्शन को आप बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से सब कुछ सामने है, पूरी अकाउंटेबिलिटी है, पूरा आप चीज़ें देख सकते हैं। मतलब यहाँ कोर्ट्स में ही जब सिस्टम नहीं होता था कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन नहीं आते हैं, तो उसको कोर्ट के ऑर्डर्स को निकलवाना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना एक बड़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस रखता था, बहुत सारे पैसे खर्च होते थे। लेकिन आज आप घर बैठ के टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑर्डर वो घर पे बैठ के 1 मिनट में ले सकते हैं, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। तो आपने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की तो वो सारी कॉस्ट्स जो जिसमें करप्शन भी कभी कभी होती थी वो आपने हैंडल की। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्ली इस जनरेशनल चेंज से और जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के कारण भी ये सब समस्याएं, मुझे लगता है कि पुराने ज़माने की समस्याएं हो जाएंगी। मैं भी ऐसे सोचता हूँ
बट कहीं ना कहीं मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मानता हूँ कि योर पब्लिक लीडर, योर पॉलिटिशियन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सोसाइटी. और मैं ये कैमरा पे बोलने से भी बिल्कुल नहीं डर रहा कि आई एम नॉट रियली हैप्पी विद हु इज रिप्रेजेंटिंग, एटलीस्ट मैं पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ. मे बी एट अ बिगर लार्जर स्केल ऑफ सोसाइटी शायद लोग ठीक भी चल रहा हो काम, पता नहीं. तो मतलब आई रियली होप एंड लुक फॉरवर्ड जो आप बोल रहे हैं, बट आई बिलीव कि हाँ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग थिंग्स. बट जैसे आपने बोला मंशा, हर एक चीज़ जो नहीं आती है उसको किस तरह से आप यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है. मैं उसमें आपको इंटरजेक्ट करूंगा. देखिए लीडरशिप पे बहुत डिपेंड करता है. समाज कैसा भी हो, लीडर्स जो हैं, पीपल हु आर सपोज टू लीड, वो दिशा देते हैं. मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से ये बता दूंगा. एंड और लीडरशिप ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बातें करेंगे, दे हैव टू पुट इन प्लेस. मैंने बताया कि सिस्टम की पूरी समझ, क्या सिस्टेमिक रिफॉर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि समाज भी वैसे चले, उसकी भी समझ होनी चाहिए. वो भी मंशा से आएगी. देखिए इंडियन रेलवेज में लोग चढ़ते हैं, जम्मू से दिल्ली जाएंगे या किसी दूसरी जगह से दिल्ली आएंगे रेलवेज में, वो गंदगी डालते हैं. बिल्कुल इंडियन रेलवेज में वो थूकने तक का भी काम करते हैं. अगर मूंगफली खाएंगे तो छिलके भी वहीं फेंकेंगे. वही लोग दिल्ली में उतरेंगे और मेट्रो स्टेशन में जाएंगे, ना थूकेंगे ना छिलका वहां फेंकेंगे. लोग तो वही रहे, बदला क्या? सिस्टम बदला. तो इस तरीके से जब आप सिस्टम्स को बदलेंगे, सिस्टम्स को कैसे बदलेंगे? जब आपकी मंशा से. सिस्टम्स को कैसे बदलेंगे? जब आप फॉरवर्ड लुकिंग हैं या चीज़ों की समझ रखते हैं. तो लार्जली ये समाज पे इतना अधिक डिपेंड नहीं करता कि किस तरीके की दिशा और दशा देश आगे पकड़ेगा. लीडरशिप पे एब्सोल्युटली ये डिपेंड करता है. वही मैं बोल, मेट्रो की लीडरशिप आप देखिए और इंडियन रेलवेज की लीडरशिप देख लीजिए, तो लोग वही थूकने वाला वहां नहीं थूकेगा. बिल्कुल. वही मूंगफली का छिलका फेंकने वाला वहां पे मूंगफली का छिलका नहीं फेंकेगा. लोग नहीं बदले, सिस्टम बदले. तो लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिस्टम को बदले. 100% लीडरशिप अकाउंटेबल है इस चीज में. एब्सोल्युटली. तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जनरेशनल चेंज होती है और हमारी जनरेशन की वैल्यूज और हमारी जनरेशन की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है उनको प्रायोरिटी बना के हम सिस्टम्स में उन्हें इन्फ्यूज करते हैं, तो पुराने जमाने के लोग भी तो वैसे अडेप्ट करेंगे. वो 2 मिनट में अडेप्ट कर रहे हैं ना, रेलवे स्टेशन पे उतर के वहां से बिल्कुल अडेप्ट होगी, बिल्कुल साफ सुथरे हो. 100%. तो ऐसे ही हर जगह पे अप्लाई करते हैं. मतलब हम लोग आई थिंक इंडिया इज द लीडर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स. इंडिया इज सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, विच इज गुड. आप कुछ तो देख रहे हो. ठीक है. अच्छा, इस पे थोड़ा टॉपिक, सोशल मीडिया का रोल बहुत स्ट्रांग हो गया है आजकल हम सब की लाइफ में. आप कैसे मैनेज करते हो सोशल मीडिया? देखिए मेरे प्राइवेट अकाउंट्स भी हैं जो मैं खुद ही ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. मुझे लगता है कि मुझे अपने ही हाथ से लिख के उसे आगे भेजना चाहिए. उसके अलावा अब हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो वी हैव अ मीडिया सेल. रिसेंटली हमने कुछ कमिटीज़ भी कंस्टिट्यूट की जो हमारे आईटी सेल और मीडिया सेल को और रीइंफोर्स करेंगी. तो वो सब चलता है. हमने ट्विटर पे आपने देखा होगा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स को ट्रेंड भी करवाया. वो तभी हो सकता है अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करें. सो हम ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे धीरे धीरे अब एक मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं. लोग और संख्या में जुड़ रहे हैं. हम प्रोफेशनल हो रहे हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके रिजल्ट्स और डिविडेंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आज एकजुट जम्मू पार्टी वायरल करना चाहे और वो वायरल ना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन. हाँ ये ज़रूर है कि ठीक है बहुत सारे क्रिटिकल इश्यूज में हमारी इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उनकी अपनी एक वैल्यू है. वो हम ना भी वायरल करें तो भी वायरल चीज़ें होती हैं. लेकिन मैनेजमेंट को लेके मैं खुद ऑपरेट करता हूँ. मैं अपना फेसबुक अकाउंट खुद चलाता हूँ, मैं अपना ट्विटर अकाउंट खुद ऑपरेट करता हूँ. एक भी ट्वीट ऐसा नहीं है जो मैंने किसी को कहा कि उस पर कर दीजिएगा तो किसी ने कर दिया. सारे ट्वीट्स मैं स्वयं करता हूँ. व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड करने का काम भी मैं करता हूँ. लेकिन हाँ पार्टी के लेवल पे अब जो हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं. एंड इट इज़ हैपनिंग लाइक हम लोग के स्टार्टअप वर्ल्ड में बोलते हैं, और आप भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो मैं सेम चीज़ से रिलेट कर पा रहा हूँ. बिल्ड फास्ट एंड ब्रेक फास्टर. तो ये फिलॉसफी आई थिंक इज़ बीइंग यूज्ड है और इट्स वेरी कमेंडेबल टू सी दैट. थोड़ा सा और मुद्दों पे आते हैं. मैंने आपकी वेबसाइट पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. मैंने एक लाइन उसकी पढ़ी, समझने की कोशिश करी. आई गॉट मैं सिर्फ वही लिख के लाया हूँ आपके लिए इंटरव्यू के लिए आज. उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ ये करेंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है. देयर इज़ नो हाउ. और काफ़ी चीज़ें जो आपने उसमें लिखी हैं, जैसे जब मैं आपसे बात नहीं हुई थी या आपके बारे में सुना नहीं था, मैं आपके बारे में बहुत अलग चीज़ सोच रहा था. मैं आपको थोड़ा लेट्स से फनी वे में बोलूँ तो सीरियस इमेजिन कर रहा था. एक बंदा जो थोड़ा डिफरेंट होगा, बट आप मेरे जैसे हो, सेम जनरेशन राइट. बट जो उसमें लिखा है उसमें आपने बहुत स्ट्रांगली कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है और मुद्दे जैसे भी हैं, बट उस पर हाउ नहीं लिखा.
क्या आपने वो हाउ वर्कआउट किया है, वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है, कैसे चल रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली हमने हाउ वर्कआउट किया है। नवंबर 2020 में जब हम रेडिसन होटल में हमने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया था जहां हमने उद्घोषणा की थी कि एकजुट जम्मू एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें हाउ के ऊपर पूरा विजन और मिशन स्टेटमेंट हमने जारी की थी, अलग अलग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके कि इन सेक्टर्स में हम क्या क्या करेंगे। हमने पावर सेक्टर तक को एड्रेस किया था, हमने यूथ और यूथ से रिलेटेड अफेयर्स उस पर क्या क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसको हमने बहुत एग्जॉस्टिव तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन किया है। प्रॉबेबली वेबसाइट पे वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने मीडिया में भी शेयरिंग की थी, हमने सेक्टर वाइज किया था। रिफॉर्म्स को लेके खासा हमारा जोर रहता है कि किस तरीके से आप, जब हम कहते हैं कि करप्शन को हैंडल करेंगे, जब हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाएंगे, जब हम कहते हैं कि पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी को और इफेक्टिव बनाएंगे, तो ये तो कहने वाली बातें हो गई। जैसे आपने कहा कैसे करेंगे उसको आपको दो हिस्सों में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहां तक हमारे आइडियोलॉजिकल इश्यूज है वहां तो हमने करके दिखाया है। जो कानून जम्मू के खिलाफ बना वो कानून खत्म करवा दिया, जो नैरेटिव्स जम्मू के खिलाफ बने उन नैरेटिव्स को ध्वस्त करवा दिया, जो हमले जम्मू पे हुए उनका डटकर मुकाबला किया, रसाना में हमने जवाब दिया नैरेटिव के लेवल पे, हर लेवल पे। 14 फरवरी 2018 चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती के जो ऑर्डर्स थे, जो एक जेनोसाइडल एट्रिशन की कैपेसिटी रखता था जम्मू पे, उसको हमने खत्म करवाया। तो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो वो लड़ाई हमारी चल रही है, लीगली फाइट कर रहे हैं बस वॉर पे। लीगल के अलावा देखिए पॉलिटिकली भी 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को तो हमने लीगली नहीं फाइट किया, लेकिन जनता में इतनी अवेयरनेस होगी कि लोगों को पता चल गया कि हमारे अगेंस्ट क्या क्या प्रोसेसेस अनलीश किए जा रहे हैं। हिंदुओं के जेनोसाइड का मामला उस लेवल पे हमने बिल्कुल डिलीवर किया। आज जनता जानती है, मानती है कि भाई हिंदुओं का जेनोसाइड, इस पर मूवी भी इसमें बनी है और कंटिन्यूस जेनोसाइड चल रहा है। डेमोग्राफिक असॉल्ट जो एक बड़ा जेनोसाइडल प्रोसेस है लैंड जिहाद के नाम से, उसे नेशनल लेवल तक हम लेके गए। जम्मू के ऊपर ये हमले हैं ना, जिनको उजागर करके, आर्टिकुलेट करके पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को कन्विंस किया कि यू टेक इट अप एट नेशनल लेवल, और वो टेकअप हुआ वो सारी चीज़ें। जहाँ तक दूसरी चीज़ें हैं कि गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आप मान लीजिए पहला स्टेप तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना है। देखिए हिंदुस्तान में 1947 के बाद पहली बार अगर कोई रिफॉर्म्स के नाम पे कोई बढ़िया चीज़ हुई तो 1990s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, वो सब जानते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के एलपीजी के नाम से उनको सबको जाना जाता है। उसके बाद साथ ही साथ हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की शुरुआत भी की थी, जिसे 73rd और 74th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हमने डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल पे ले जाने की कोशिश की थी। हमने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, अर्बन और रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पीआरआई इंस्टीट्यूशंस जिन्हें कहते हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, यानी पावर को, सत्ता को बिल्कुल ग्रासरूट लेवल तक लेके जाने की शुरुआत की। उसके बाद से आज तक 2022 पहुंच गए, उस लेवल के सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए। सिस्टेमिक और सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक जनता करप्शन से ग्रस्त रहेगी, तब तक जनता पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज की जो इम्प्रॉपर डिलीवरी है उससे ग्रस्त रहेगी। ये जो व्हीकल है ना पब्लिक सर्विस और गुड्स को डिलीवर करने का, ब्यूरोक्रेसी, देखिए पिज्ज़ा, मैं बहुत सिंपल भाषा में, पिज्ज़ा डिलीवर करने के लिए वो पिज्ज़ा बॉय, तो सरकार की पब्लिक सर्विसेज, सरकार की सर्विसेज और जो गुड्स वो डिलीवर करते हैं ना, पब्लिक गुड्स और पब्लिक सर्विसेज की कैटेगरी में, उसको डिलीवर करने का काम है ब्यूरोक्रेसी का, 100%, जो पियोन से चीफ सेक्रेटरी तक या सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाती है। बिल्कुल। तो पिज्जा डिलीवरी बॉय आप समझ लीजिए और ब्यूरोक्रेसी समझ लीजिए। अब जब तक इस डिलीवरी मैकेनिज्म को आप ओवरऑल नहीं करेंगे, इसको कम्बरसम रखेंगे, अकाउंटेबल नहीं रखेंगे, नजर, तो तब तक तो चीजें ठीक नहीं होंगी। करप्शन को आप हैंडल नहीं कर सकते, सर्विस डिलीवरी को आप तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स रेडिकल तरीके से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। तो वी इंटेंड टू इनिशिएट दोज रिफॉर्म्स। अब आप वो एक बहुत एग्जॉस्टिव स्टेप है। आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या करेंगे, आईपीसी में कौन कौन सी धाराओं को चेंज करेंगे, कौन सी नई धाराएं ऐड करेंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का ही एक हिस्सा है। सीआरपीसी में क्या करेंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। आप सिटीजन्स को कोई चार्टर देंगे कि किस तरीके से हमारे दफ्तर काम करेंगे, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म क्या प्लान करेंगे, वो एक हिस्सा है। आप टेक्नोलॉजी को किस हद तक इंट्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से आप पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी को टेक्नोलॉजी ड्रिवन 100% करेंगे। हमने प्लान किया कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम सबसे पहले कानून लाएंगे कि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उनकी सबकी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी होगी। किसी व्यक्ति को दफ्तर में, ऑफिस में जाने की जरूरत ही नहीं। तो करप्शन के ऊपर कितना बड़ा आघात होगा। यू अप्लाई ऑनलाइन, यू गेट इट ऑनलाइन। कुछ ऐसी सर्विसेज होंगी जिसके लिए फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स बिल्ड किए जाएंगे। ठीक है, वो एक्सेप्शंस क्रिएट की जा सकती है, 100%। और फिर जब सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करो, देखिए मैं
मेरा ये मानना है कि 90% लोग सिस्टम में ईमानदार हैं, बिल्कुल, केवल 10% हैं जो इसका। तो जब आप 90% लोगों के लिए इतना बढ़िया सिस्टम क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो 10% भी जो है वो फेज आउट हो जाएंगे। और नई जो जनरेशन इस समय सर्विसेज में आ रही है, मुझे लगता है कि वो ईमानदार जनरेशन है। सिस्टम उन्हें मजबूर करता है, सिस्टम उन्हें कमज़ोर करता है, वहाँ पे चीज़ों को ठीक करके मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सिस्टम हम बना सकते हैं। एंड दैट इज़ हाउ वी इंटेंड टू डू इट। और फिर स्पेसिफिक इश्यूज पे बात की जा सकती है कि आप पर्टिकुलर चीज़ को किस तरीके से करेंगे। लेकिन आज तक एकजुट जम्मू पार्टी का और मेरा स्वयं का ट्रैक रिकॉर्ड बोलने का नहीं है, सिर्फ बताने का नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड, जैसे मैंने शुरू में बनाया। वो चीज़ जो सारे एमएलएस मिलके भी नहीं कर सकते, हमने सिंगल हैंडेडली 6 वर्ष की लड़ाई में कर दी। एक ऐसा कानून जो 87 एमएलएस ने मिलके बनाया था, सिंगल हैंडेडली उसे खत्म करवा दिया। 25,000 करोड़ के घोटाले को बस्ट किया, ना केवल बस्ट किया, सबके पीछे पुलिस भी छुड़वा दी। हाईकोर्ट की निगरानी में आज जांच हो रही है, सीबीआई जांच 25,000 करोड़ के घोटाले में हो रही है, जिसमें आपने देखा बहुत सारी एनक्रोचमेंट्स भी हट रही हैं, बिल्कुल, जमीनें भी छीनी जा रही हैं। और ये टॉप नॉच जो मंत्री रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये सब कोर्ट के प्रेशर में हमारी 6 वर्ष की लड़ाई के कारण हो रहा है। तो करप्शन, जेनोसाइडल प्रोसेसेस, बिगर नैरेटिव्स, उन सब पे तो डिलीवरी का ट्रैक रिकॉर्ड है 100%। और गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में तो ऑब्वियसली जब सरकार में आएंगे तभी डिलीवर कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले प्लान जो है वो मैंने आपसे डिस्कस किया भी, वो पब्लिक डोमेन में भी है। बहुत सारी और इम्प्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड तो है ही, तभी मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं। बट नॉट अ बट इसमें एक मेरा सवाल मैं पूछूंगा कि जो आपने गवर्नेंस लेवल पे सजेस्ट करी चीज़ें, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा, ये तो जो मुझे जितना समझ आता है मैकेनिज्म्स तो इन प्लेस हैं ही। आप अंडर बीजेपी बोलो, अंडर कांग्रेस बोलो, अंडर आम आदमी पार्टी बोलो, दिल्ली में मैं नहीं मानता एक ग्रोथ प्रोसेस रहा है। इंडिया ने बहुत कुछ किया है पिछले 75 सालों में, और कर सकते थे कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। बट आई थिंक हमने एक डिसेंट ग्रोथ रेट से बड़े हैं। आज की डेट में वी आर नोन टू बी अ पावर हाउस इन मेनी थिंग्स। वी हैव डन गुड। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, बट आई एम ऑल्सो हैप्पी अबाउट व्हाट वी डन इन द पास्ट। तो जो आपने चीज़ें बोली गवर्नेंस लेवल पे, मुझे लगता है उनमें से काफ़ी चीज़ें इन प्लेस हैं ऑलरेडी। नहीं, मैंने ये कहा कि आपने मैकेनिज्म और गवर्नेंस लेवल पे जो आपने बातें की वो इन प्लेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करनी है या सब कुछ रिप्लेस करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनमें सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने हैं, रेडिकल तरीके से। ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना एट ऑल लेवल्स इज अ रिफॉर्म इन इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये तो सिस्टम मैकेनिज्म अभी इन प्लेस नहीं है। तो मैंने वही कहा कि जो एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, उनमें सिस्टेमिक और सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेके बहुत सारी कमिशंस कंस्टिट्यूट हुई है। राइट। हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की एक पूरी हिस्ट्री है। उन कमीशंस की अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो आप देखेंगे कि कुछ भी उनका इम्प्लीमेंट नहीं किया। लॉ कमीशन की बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात करती हैं, चीजें पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे देशों के और बहुत बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमने अडॉप्ट नहीं किया। हमारी इंडिजिनस, चाणक्य से आप शुरू करें, इंडिजिनस तरीके से बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हैं जिसको डिप्लॉय करना बहुत आवश्यक। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। ऑब्वियसली सिस्टम्स तो इन प्लेस हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है कि क्या सिस्टम्स रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको एक पैरेलल ड्रॉ किया कि देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो 1990s में शुरू हुए, अभी तक चल रहे हैं। जीएसटी भी तो एक रेडिकल रिफॉर्म था, डिमोनेटाइजेशन भी तो एक रेडिकल रिफॉर्म था, लेकिन वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। हमारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। जब मैंने चेंज की बात की, मैंने ये कहा कि इन क्षेत्रों में, इन सेक्टर्स में सिस्टेमिक, सिस्टमैटिक एंड रेडिकल रिफॉर्म्स कपल्ड विद इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एट ऑल लेवल्स, वो जब हम करेंगे तो फिर आपको पूरा नज़ारा ये बदला हुआ आएगा। जो सो कॉल्ड जो गलत धारणा होती हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ 3%, 4%, 5%, मुझे लगता है कि आज की डेट में भी 14% की ग्रोथ रेट से हिंदुस्तान बढ़ सकता है अगर प्रॉपर सिस्टम्स इन प्लेस हो, और वर्ल्ड पावर तभी बन सकता है। दूसरा जो प्रायोरिटी हमारी जो रहेगी वो एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ को बजटरी एलोकेशन बहुत कम है, मुझे लगता है कि डबल डिजिट्स में होनी चाहिए, अभी सिंगल डिजिट्स में है, और 4-4.5% से अधिक नहीं है। और जब 90% जनता की आपकी रिक्वायरमेंट हेल्थ और एजुकेशन ही है कि अपने बच्चों के लिए सेव करते हैं, देखिए पूरी उम्र बच्चों के लिए सेव करेंगे, राइट, या सपोज सेव करेंगे, सोचेंगे कि बीमार हो जाएगा तो इलाज के लिए इतने पैसे, तो हेल्थ और एजुकेशन तो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। मतलब पूरी जिंदगी आप उसी में खपा देंगे तो आप देश को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। मुझे लगता है कि हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए
कि ये सारा बोझ जनता का अपने कंधों में उठाए, वो तभी हो सकेगा जब आप बजटरी एलोकेशन को धीरे धीरे डबल डिजिट्स में लाएंगे। 100%। मुझे लगता है कि एजुकेशन के लिए नॉट लेस देन 20 to 22% बजटरी एलोकेशन होनी चाहिए। जीडीपी के शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। और वैसे ही हेल्थ की, आपका हेल्थ और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो आप इस डेमोग्राफी को, जो इतनी जनसंख्या है, इसको डिविडेंड में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज लोड है, अदरवाइज बोझ बनेगा। एसेट बना देंगे उसको, लायबिलिटी एसेट बना देंगे और लोगों को भी इन समस्याओं से निजात दिलवा के कि भाई ये आपके कंसर्न्स नहीं है, वो पॉजिटिव चीज में डालेंगे। लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, लोग देश के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है कि वो भी एक पेक्यूलियर चीज है जिसमें हम विश्वास रखते हैं। डबल डिजिट एलोकेशन ऑफ जीडीपी शेयर फॉर 2 सेक्टर्स, नेमली हेल्थ एंड एजुकेशन। कुड नॉट एग्री मोर। मतलब इसमें अब आते हैं पहले वाला, जिस पे आपने जो आपने नरेटिव की बात करी, आइडियाज़ की बात करी। क्या आप रिलीजियस हैं? हाँ है ना? पॉलिटिकल सेंस में आप कह रहे हैं? नहीं, पर्सनल लाइफ में क्या आप रिलीजियस हैं? क्या आप सनातन और सनातन सभ्यता हो या सनातन के मूल प्रिंसिपल्स हो, उसके ऊपर ही चलने वाला मैं व्यक्ति हूँ। रिचुअलिस्टिक हिंदुइज्म में भी हम विश्वास रखते हैं और वो सब चीज़ होता है। जैसे एब्सोल्युटली आई एम हिंदू। और कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है आपके लिए? मैं भी हिंदू, मतलब बट मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में तो आप, मैं पर्सनल, लेट्स कीप इट पर्सनल थोड़ा सा। दैट इट इज पर्सनल एंड मैं कोई असर्ट नहीं करता। कोई भी हिंदू विल नेवर असर्ट, राइट। क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मैंने उसका जवाब दिया। राइट। राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन, सभ्यता जो सब कुछ है, जिसके कारण हम हैं, पूरा ये देश है, वो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता को मूल में रख के ही देश ग्लोबली इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है। सकता है सभ्यता से जुड़े वैल्यू सिस्टम्स। अब सभ्यता अलग है और जो आपका पर्सनल रिचुअलिस्टिक बिलीफ है वो अलग है। सो आई मेक अ डिस्टिंक्शन। I absolutely do myself as well, and जैसे मैंने अभी किसी से रिसेंटली बात हो रही थी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिबेट लगी। मैंने बोला मेरे लिए त्योहार रिचुअलिस्टिक नहीं है, मेरे लिए वो कल्चरली इंपॉर्टेंस रखते हैं। हर घर में दिवाली अलग बनती है, हर घर में ईद अलग बनती है, हर घर में हर फेस्टिवल अलग बनता है। तो वहाँ पे हमारी थोड़ी सी बहस होगी उनसे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपना ओपिनियन रखा मेरे आगे, फॉर हिम देयर वाज अ वे टू सेलिब्रेट दिवाली। तो इट्स गुड टू नो कि आप सेपरेट रखते हो इन चीज़ों को और एक क्लियर डिस्टिंक्शन। सनातन और हिंदुइज्म में देयर कैन नॉट बी एनी असर्शन। जिस तरीके से आप कर रहे हो वही है डाइवर्सिटी, और वही डाइवर्सिटी की सेलिब्रेशन ही है। लेकिन विद इन सनातन फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिव रिलीजन्स है, वी आर एक्सक्लूसिवली राइट, अदर्स आर रॉन्ग। जो एब्राहमिक रिलीजन है उनके साथ प्रोबेबली ये समस्या रहती है असर्शन की, लेकिन दे हैव देयर ओन कल्चर एंड दे हैव देयर ओन रिलीजन। लेकिन मुझे लगता है कि जब कल्चर और रिलीजन सभ्यता पे आघात करने का प्रयास करें, सो वी हैव टू रिस्पोंड अकॉर्डिंगली। सो डू यू थिंक, मैंने आपकी वेबसाइट पे जो पॉइंट्स पढ़े उन पे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी पे ज़्यादा थे और गवर्नेंस पे काम थे, तो उसको अपडेट कीजिए। तो दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स एन एडवाइस। बट उसमें आइडियोलॉजी पे आपने बहुत क्लियरली बातें बोली हैं, विच मतलब उसमें मेरा उतना ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं उस बारे में। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू लर्न इट फ्रॉम यू। क्या कोई एक सॉर्ट ऑफ एक इस्लामाइजेशन की बात हुई, एक जीनोसाइड की बात हुई, एक सॉर्ट ऑफ, जैसे आपने अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करी, उसमें इस्लाम भी एक है। एक तरह से मुझे ये सेंस आया कि एटलीस्ट इन JNK बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, एंड वी आर काइंड ऑफ एट अ स्टेट ऑफ एक आइडियोलॉजिकल वॉर, या रहे हैं इसमें। थोड़ा सा इस पर मुझे बताइए। देखिए, आपको राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखें तो 370 और 35 को उठा के आप देख लीजिए। ठीक है। 370 और 35 क्या कहता था? वो कहता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसीलिए इस स्टेट का अलग झंडा होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए इस स्टेट का अलग संविधान होगा, इस स्टेट का अलग एक सिस्टम होगा, एक स्पेशल स्टेटस होगा, यानी स्टेट विद इन स्टेट। राइट। और आधार क्या था? मुस्लिम सब नेशनलिज्म, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। बाकी भी तो स्टेट्स थी, बाकी प्रिंसली स्टेट्स भी थी जिनका मर्जर हिंदुस्तान में हुआ था 1947 के बाद। तो सेम आइडिया, जिस आइडिया पे पाकिस्तान बना था, उसी आइडिया पे हिंदुस्तान के बीच में आपने एक स्टेट का निर्माण कर दिया, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन भी दे दी। ठीक है। सो हमने ये कहा कि एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है विच इज ऑपरेटिंग वेरी सक्सेसफुली विद इन द सेक्युलर पॉलिटी ऑफ द कंट्री। हिंदुस्तान तो सेक्युलर है, लेकिन वहां पे एक पाकिस्तान के बीज आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन उस सोच को दी है। आप ये कहते हैं कि ये नेगेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी है। जिस टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बना कि हम सेपरेट हैं, हम अलग हैं, चूंकि हम मुस्लिम मेजॉरिटी हैं इसलिए अलग देश चाहिए। इन्होंने भी यही कहा कि हम अलग हैं, हम सेपरेट हैं, हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसलिए हमें एक अलग संविधान चाहिए, अलग झंडा चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए, अलग सरकार चाहिए, और हिंदुस्तान का संविधान यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए।
370 में ये कहा गया था कि भाई चूंकि मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होगा। क्या सोच थी, क्या मंशा थी उसके पीछे? क्या ये सबटेक्स्ट ये था कि इनफिडल कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होना चाहिए? तो ये एक कम्युनल अप्रोच थी, टू नेशन थ्योरी एक कम्युनल थ्योरी थी, जिसके कारण पाकिस्तान भी बना और भारत भी खंड विखंड हुआ। तो उसकी ऑपोजिशन में हमने ये कहा कि एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट को हम ध्वस्त करेंगे। 370 और 35 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो सारी दुनिया जानती है, और पार्लियामेंट ने उसको खत्म किया और ग्राउंड पे एकजुट जम्मू ने और हमने लड़ाई लड़ी। इसके बाद इसके बारे में इस तरीके से चेतना जो है वो पूरे देश में जगाने का काम हमने किया कि ये सिर्फ डेवलपमेंट रोकने वाला मामला नहीं है। राइट। 370-35 सिर्फ ये नहीं है कि भाई हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति यहाँ जमीन नहीं खरीद सकता। आपने एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक डोमेन क्रिएट किया है जो भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए हमने उससे लड़ाई शुरू की। बिल्कुल। और फिर जीनोसाइडल प्रोसेसेस जितने भी यहाँ चल रहे हैं, डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू द एक्चुअल माइनॉरिटीज, भी नॉन मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, और आप उन सब लोगों के हक छीन के उनसे मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दे देते हो। 2 साल सुप्रीम कोर्ट में मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि अब एक मुस्लिम स्टेट की तरह आप ऑपरेट करोगे तो ये सिम्टम्स तो होंगे। डेमोग्राफिक असॉल्ट की मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से सरकारी ज़मीनों पे, फॉरेस्ट की ज़मीनों पे, रिवर बेड्स पे एक समुदाय विशेष के लोगों को बसा के नॉन मुस्लिम्स को बिल्कुल खत्म करने का षड्यंत्र जो था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा रहा था और हो रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ सनातन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालय का इस्लामीकरण किया जाए। 90s में कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर से निकाल के हिमालय के उस पोर्शन का, कश्मीर का इस्लामीकरण कर दिया गया, और जम्मू संभाग का इस्लामीकरण भी उसी समय शुरू हो गया। डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी, पार्ट्स ऑफ उधमपुर से भी हिंदुओं को निकाला गया। और उसके बाद ये डेमोग्राफिक असॉल्ट या मतलब ज़मीनों पे कब्जा करके आपके डेमोग्राफी को चेंज करके जम्मू को भी खाने की प्रक्रिया या जम्मू का भी इस्लामीकरण करने की प्रक्रिया शुरू की गई। तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति पे, सनातन सभ्यता पे, क्योंकि हिमालय तो सनातन का पालना है, उस पे आघात था। तो जम्मू संभाग से इसलिए हमने भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इन सब जेनोसाइडल प्रोसेसेस के अगेंस्ट लड़ेंगे। इसी को हमारी आइडियोलॉजी कहते हैं। लेकिन ये सब ऐसे प्रोसेसेस हैं जो नंबर 1 जेनोसाइडल नेचर है, और नंबर 2 टोटलिटेरियन, इस्लामिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अब उनसे लड़ाई लड़ना तो एक सेक्युलरिज्म की लड़ाई है। देखिए, इसमें तो जो इस्लामिस्ट्स हैं विद इन द कंट्री, वो पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर को लेके हमारे साथ मसले में है, मिलके चला रहे हैं। पूरी जो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट लॉबी है पूरी दुनिया की, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है यहाँ पे 40 से अधिक रजिस्टर्ड या मतलब आइडेंटिफाइड, नोटिफाइड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पे सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे कश्मीर की मैं कह रहा हूँ, NCPDP और पार्ट ऑफ कांग्रेस, उन्होंने पाकिस्तान के सबवर्सिव पॉलिटिक्स को यहाँ पे पिछले 70 साल से चलाने का काम किया है। जब हम कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाती है कि मुसलमानों को बसाया जाएगा सरकारी ज़मीन पे हिंदुओं की, तो ये पाकिस्तान का काम यहाँ की सरकार ही तो कर रही है। या डिनाई किए जाएंगे माइनॉरिटी राइट्स हिंदुओं को, हिंदुओं के हक छीन के मुसलमानों को दिए जाएंगे, तो ये पाकिस्तान इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ताकतों की शय और उनके मॉडस ऑपरेंडाई के कारण ही तो हो रहा है। इन प्रोसेस से लड़ रहे हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में देखिए, आपको व्यापक तौर पे समझना पड़ेगा कि ये नियो इस्लामिस्ट जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड है। बाबर की तरह घोड़े पे चढ़ के नहीं आएंगे। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज के इंस्टीट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को अब्यूज करके अंदर घुसेंगे, सबवर्जन करके उन्हीं सेक्युलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करेंगे अपने कम्युनल एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक चीफ मिनिस्टर है जो आदेश पारित करती है जिसमें कहती है कि अगर मुसलमान जम्मू संभाग में ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे तो कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मुसलमान गौहत्या करेगा, बोवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाएगा, कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। सेक्शन 188 RPC स्पेसिफाई करती है वो, और प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, इन कानूनों का उपयोग उनके खिलाफ नहीं किया जाएगा। लीगल इम्यूनिटी दी जाती है मुसलमानों को ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए और गौहत्या करने के लिए। तो इस मंशा को हमें समझना पड़ेगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल जो यहाँ पे डिप्लॉयड है कि मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज भी जिहाद की एजेंडा को आगे चला रही हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ अ पार्टी, और यहाँ की 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के हो गए हैं। क्या अचीव किया है इस मूवमेंट ने आपके हिसाब से? व्हाट साइंस शुड वी सी पैन इंडिया JNK में, जो आप पूरे इसमें जस्ट एक सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ। जैसे आपने कहा एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही होगा, क्योंकि मुझे नहीं दिखा। अब वो मैं अंधा था या नहीं था, वो मे बी हम सब अंधे थे उस टाइम पे, और बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड ऑल दैट, बट आई स्टिल बिलीव कि वर्ल्ड के लिए इकोनॉमिक एजेंडा इज बिगर देन रिलीजियस एजेंडा। ये मेरे कुछ बिलीव्स हैं जो गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज आई हैव नॉट डन इनफ वर्क देयर। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर
पैसे के लिए करप्शन की जाए, ये सबने की है इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुझे उसमें कोई वो नहीं है। पावर के लिए करप्शन किया जाए, दिखा है, प्रूफ है, लोग पकड़े गए हैं, अंदर गए हैं, कुछ अभी भी कर रहे हैं, हु नोज, है ना। हमारे सिस्टम जैसे आपने कहा चेंज होने पड़ेंगे। अब आप बोल रहे हो कि ये तीसरा कंसेप्ट है जिसमें द आइडिया इज जिहाद 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 जिहाद, ठीक है, उसके लिए कर रहे हैं। हमने लास्ट इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक पैन इंडिया या JNK में क्या देखा है इसकी तरफ कि ये बढ़ रहा है और हमें देखिए सतर्क करना चाहिए। 1990s में आपके सामने सबसे बड़ा प्रूफ है कि 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया, नरसंहार करके, जेनोसाइड करके। और आयरनी ये है कि उनके जेनोसाइड को आज तक ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिली, जिसका कारण ये है कि जो जेनोसाइड करने वाले लोग थे, जो परपेट्रेटर्स थे, उन्हें सजा नहीं मिली। जिस तरीके से इस्लामीकरण जम्मू कश्मीर में बढ़ा है वो आपके सामने है। हमने लैंड जिहाद की बात की, तो हमने लैंड जिहाद को इस्टेब्लिश करने के लिए उन कानूनों का हवाला दिया जिन कानूनों को इस्तेमाल करके इस लैंड जिहाद को एग्जीक्यूट किया जा रहा था। वो हमारी विधानसभा में ही बने थे। डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू एक्चुअल माइनॉरिटीज, उसकी हमने बात की। एक बिगर फ्रेमवर्क की बात की जहाँ पे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ये कहती है कि यहाँ पे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, यहाँ पे हिंदुओं को उनके हक नहीं दिए जाएंगे चाहे सुप्रीम कोर्ट आदेश पारित कर दे फिर भी। तो देखिए आपके सामने है। फिर नौकरियों में आप देखिए धर्म के आधार पे किस तरीके से आपसे प्रताड़ना की जाती है, डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके किस तरीके से धर्म के आधार पे आपसे प्रताड़ना की जाती है, ये तो सब कुछ आज की डेट में डॉक्यूमेंट हो गया। कम्युनल एजेंडा को आगे बढ़ाना, सेपरेटिज्म को जस्टिफाई करना, इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन, जो जिहादी मानसिकता को समाज में फैलाने का काम करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका फलना फूलना, वो ऑर्गेनाइजेशंस का जहाँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की जिसे कहते हैं वैसे करके बढ़ना, वो तो आपके सामने नजर आपको आता है। यहाँ पे कितने सारे रेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी आर बीइंग अलाउड टू ऑपरेट और कर रहे हैं विद इम्प्यूनिटी। तो आप देखिए कश्मीर का पूरा समाज आज एक पैरामिलिट्री सोसाइटी की तरह बन पड़ा है। वहाँ पे अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अगर आप हिंदुस्तान के विरोधी नहीं है, आप अलगाववादी नहीं है, तो आप वहाँ पे चुनाव जीत नहीं सकते, आपको वोट ही नहीं पड़ेंगे। तो यू हैव टू टेक दैट। देखिए बहुत सीरियस सिचुएशन है। आप डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ के इन एरियाज में देखिए किस तरीके से माइनॉरिटीज का हाल है। बिल्कुल। तो जो हुआ है वो तो आपके सामने नहीं, मेरे सामने है, बिल्कुल है। शायद करप्शन नहीं है, ये जिहाद है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड आई एम अनअवेयर, तभी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके बारे में काम तो कर रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा ना। ये लेट्स से लीव कि हमारे हिंदू इंस्टीट्यूशंस या बाकी मजहबों के इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं वो हटाते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नहीं मैंने वही कहा कि स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में ही घुसते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज में डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स जो आपको अवेलेबल रहते हैं, जैसे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं व्हिच आर अवेलेबल टू एवरी सिटीजन, उनका अब्यूज करके, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स को एक्सप्लॉइट करके स्टेट के ही इंस्टीट्यूशंस में घुसेंगे, उन पे कब्जा करेंगे, उन्हें सबवर्ट करेंगे और अपने नॉन सेक्युलर इस्लामिस्ट जिहादी एजेंडा को आगे अनलीश करने का काम करेंगे। आपने सरकार का रोल पूछा। इंडियन स्टेट हैज बीन हाईजैक्ड फ्रॉम विद इन। ओके, सो स्टेट को ही इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं राष्ट्र के खिलाफ जंग छेड़ने में। So therefore I say, to simplify it, that Indian state is working against the Indian nation. जो आपने ये सवाल पूछा कि ये सब चीजें तो बिल्कुल हमारे सामने हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकारी इंस्टीट्यूशन और स्टेट इंस्ट्रूमेंटेलिटीज को इस्तेमाल करके ही तो ये किया जा रहा है। ठीक है भाई, जिस कानून की मैंने बात की कि जिस कानून के जरिए केवल मुसलमानों को सरकारी जमीन के मालिकाना हक दिए जा रहे थे, वो कानून जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ही तो बना था। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो जजमेंट करवाई कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी बेनिफिट और स्टेटस नहीं मिलेगा, अब दूसरी कम्युनिटीज को मिलेगा जो माइनॉरिटी में है, सिख हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं। वो जो ऑर्डर है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करने वाली जो एंटिटी है वो इंडियन स्टेट या सरकारी तंत्र ही तो है। तो देखिए सरकारी तंत्र का चरित्र जो है वो आपके सामने, ये इंडियन स्टेट ही तो है जो हिंदुओं के जेनोसाइड को लेकर डिनायल मोड में। और डिनायल, सॉरी क्यों लगता है आपको डिनायल में? नहीं, it has to be officially recognized. Why have they not? मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं कोई समझ आता। Because the state is taken over from within. Narratives के लेवल पे state apparatus में ऐसे individuals प्लांट किए जा चुके हैं, ऐसी पॉलिसीज प्लांट की जा चुकी हैं, स्टेट को अंदर से इस तरीके से जकड़ा जा चुका है, ओपिनियंस फ्रेम करके, प्रेफरेंसेस उसकी सेट करके, कि स्टेट जो है राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। तो आपके राष्ट्र के जो अंग हैं उनको जब क्षति होती है तो स्टेट आपके साथ खड़ी नहीं होती।
कश्मीरी हिंदू समाज से आप भी प्रोबेबली आते हैं, क्या उस समय स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटीज जिस समय आपको वहां से भगाया गया था आपके साथ खड़ी हुई थी? मैं वहां से नहीं आता हूँ, बट हाँ, यू मे नॉट बी, बट वी हैव सीन इट, हमारे लिए रियलिटी है वो। बट कश्मीरी हिंदुओं के साथ ना उस समय आर्मी खड़ी हुई भारत की, ना पुलिस खड़ी हुई, ना तंत्र खड़ा हुआ, कोई नहीं हुआ। जम्मू में भी यही हिसाब। बिल्कुल। और आप मुझे बताइए कि जब 60 से 70 स्कीम्स का बेनिफिट जो हिंदुओं को मिलना है, सिखों को मिलना है, जैन्स को मिलना है, क्रिश्चियंस को मिलना है, बुद्धिस्ट को मिलना है, उठा के जब वो मुसलमानों को दे रही है, तो क्या स्टेट आपके साथ है? नहीं। तो आप मोटा मोटा ये समझिए कि स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द नेशन, स्टेट इज हॉस्टाइल टू द नेशन, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज टेकन ओवर फ्रॉम विद इन, अंदर से। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो मैंने, और आप इस चीज को जोड़िए मुस्लिम ब्रदरहुड के उस मॉडल से जिसको मैंने कहा कि वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके इंस्टीट्यूशंस में अंदर घुस के सबवर्जन कॉज करते हैं। तो इंडियन स्टेट इज अ सबवर्टेड एंटिटी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें, कंपेयर करिए दोस्त, पाकिस्तान हैज अ एबनॉर्मल नेशन विद अ नॉर्मल स्टेट। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लाम के कॉज को आगे लेके वो बढ़ रही है, स्टेट की जिम्मेवारी वही है, नॉर्मल तरीके से कर रही है। उसके लिए हिंदुस्तान में आतंकवाद को भी फैलाया, बिल्कुल सब चीजें करती है। जियोपॉलिटिक्स में भी आप देखिए, अफगानिस्तान में जो उसका रोल है, रशिया में जाके अभी जिस तरीके का करना है, अमेरिका के साथ जो रिलेशंस एटसेट्रा। इंडियन स्टेट इज एन एबनॉर्मल स्टेट विद अ नॉर्मल नेशन। अब राष्ट्र जागरूक हो रहा है, तो ये जो इंडियन स्टेट की हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स द सनातन सिविलाइजेशन और द इंडियन नेशन, मुझे लगता है कि उसको खत्म करने का एक पहला जो पॉलिटिकल व्हीकल क्रिएट हुआ है वो एकजुट जम्मू। अच्छा, कंडीशंस, नॉट बीजेपी या नॉट व्हाट दे से। आप देखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2014 के बाद भाजपा ही तो कुछ नहीं हुआ सरकार में, वही मैं बोल रहा हूं। भाजपा और कांग्रेस में तो कोई फर्क नहीं। आप ऐसा कह सकते हैं कि कांग्रेस आज की डेट में मुस्लिम लीग बन गई है और भाजपा कांग्रेस बन गई है। इंडियन स्टेट का चरित्र ये बदल नहीं पाए, क्योंकि भाजपा या कांग्रेस ये दोनों वैसे ही कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जैसे पहले से होता आ रहा है। हम उस इंडियन स्टेट के चरित्र को बदलने के लिए काम कर रहे हैं। देयरफॉर वी आर वेरी ब्लंट, इसीलिए वी हैव डिसाइडेड टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम। नैरेटिव वॉर जो है वो हम लड़ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम सिस्टम के अंदर घुस के इसे सबवर्ट करते हो, और सबवर्जन को हम चैलेंज कर रहे हैं। आपने पूछा कैसे रोशनी एक्ट को चैलेंज किया, कैसे सोचा, क्योंकि एक्ट ऑफ सबवर्जन था। बिल्कुल। पर जब आप इस बात को मानेंगे कि इंडियन स्टेट अपरेटस सबवर्टेड है, अंदर ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, जिहादी एलिमेंट्स हैं जो प्लांटेड हैं, ऐसे प्रोसेसेस हैं जो प्लांटेड हैं, जब आपको उसकी चेतना होगी, जब आप रियलाइज करेंगे कि ये है, तभी तो आपको दिखेगा ना कि सबवर्जन क्या है। लेकिन जब आप डिनायल मोड में रहेंगे तो फिर आपको कैसे दिखेगा? तो इसी तरीके से वो चेतना का जो संचार अभी हो रहा है, मुझे लगता है कि राष्ट्र में अब इस स्टेट अपरेटस को रीटेक ओवर करने का समय आ गया है। वही करने की कोशिश हम कर रहे हैं। इसीलिए डेमोक्रेटिक सेटअप में पॉलिटिकल तरीके से ही वो हो सकता है। बिल्कुल, इसीलिए हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस तरीके से सोचती है। एकजुट जम्मू पार्टी के अलावा और कोई पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन तो छोड़ दीजिए, नॉट एन आयोटा ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि स्टेट ही टेक ओवर हो गई है। स्टेट अपरेटस ही, स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, गवर्नमेंट एक हिस्सा है उसका, स्टेट एज एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी में बात कर रहा है। तो तभी आगे चीजें ठीक होगी। और आपने बोला कि क्यों जेनोसाइड को नहीं माना, कैसे मानेगी जेनोसाइड? क्योंकि जेनोसाइड को मानोगे तो फिर जेनोसाइड के परपेट्रेटर्स के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। जहां मुसलमान परपेट्रेटर है जम्मू कश्मीर में, वहां उसके खिलाफ आप कार्रवाई करोगे तो स्टेट अपरेटस की ये सोच है कि वो एक कम्युनल अप्रोच हो जाएगी हिंदुस्तान की। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, यहाँ पे जो विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड है वो हिंदू हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं वो मुसलमान हैं, जिहाद है, उसके खिलाफ कार्रवाई करना मतलब स्टेट अपरेटस के अंडरस्टैंडिंग में वो कम्युनल एक्ट। इसमें हिंदू पिटता रहे, हिंदू खत्म होता रहे। तो और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट समझना ये है कि डिनायल ऑफ जेनोसाइड को डबल जेनोसाइड कहते हैं। बिल्कुल। आपके साथ नरसंहार हुआ और अगर स्टेट ने कहा कि नरसंहार हुआ ही नहीं आपके साथ, आप तो खुद आ गए वहां से, दिस इज डबल जेनोसाइड। दिस इज इनफैक्ट द क्लाइमेक्स ऑफ जेनोसाइड। तो पहला जेनोसाइड तो जिहादियों ने किया, तो दूसरा तो इंडियन स्टेट ने किया। तो आपको क्यों ये अचंभा हो रहा है कि सरकार क्यों नहीं मानती? ये दोनों जेनोसाइडल एंटिटीज हैं एज फार एज हिंदूज इन जे एंड के आर कंसर्न। मुझे इसमें एक और चीज लगती है, एंड जस्ट मे बी एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट इंडियन गवर्नमेंट के लिए पब्लिक हरासमेंट है ये चीज मानना कि एक हिंदू मेजॉरिटी देश में इतने लाखों हिंदुओं को अपने एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया गया। तो इट्स अ पब्लिक हरासमेंट फॉर इंटरनेशनल लेवल पर हरासमेंट होगी इंडियन गवर्नमेंट को। आई थिंक उसे फेस सेविंग कर रहे हैं वो लोग विद अ सबवर्टेड एम, जो आपने कहा, आई एग्री, बट ये भी एक
नजरिया है देखने का इसको? इंडिया इनफैक्ट सिग्नेटरी नहीं बल्कि प्रपोजर था यूएन कन्वेंशन ऑन जेनोसाइड, बिल्कुल, जब बनी थी 100% में प्रपोजर, यस, उसके बाद इंडिया सिग्नेटरी बना और फिर पार्लियामेंट ने रैटिफाई किया। लेकिन जब विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड हिंदू हैं तो फिर ऑस्ट्रिच अप्रोच है इंडियन स्टेट अपरेटस की, क्योंकि राष्ट्र से कोई सरोकार नहीं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू सनातन है, उसके इरोजन पे, उसके अगेंस्ट जेनोसाइडल एट्रिशंस पे इंडियन स्टेट की अप्रोच वही है अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जो जम्मू कश्मीर में है। जम्मू के हिंदू के लिए एक फुटमैट की तरह जम्मू को इस्तेमाल किया जाता है वो तो एक तरह से जैसे मुझे ये भी लगता है, एंड आई एग्री, ये भी तो देखा है हमने, बट इसमें एक लीडरशिप क्राइसिस भी था। लीडरशिप क्राइसिस इसलिए था क्योंकि पॉलिसी स्ट्रक्चर दिल्ली का ये था कि जम्मू कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान के हाथ में सत्ता सौंप के ही चलाना। उसके लिए अनिवार्य ये है कि जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रखना है, जम्मू से एक स्ट्रॉन्ग हिंदू या एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट लीडरशिप खड़ी नहीं होने देनी, तभी तो आप कश्मीर का वर्चस्व बिल्कुल कायम रखोगे। उसके लिए सेंसस भी फज करने हैं ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ भी जाती है तो उन्हें वो रिप्रेजेंटेशन ना मिले, तो सेंसस फज करने, फिर फर्स्ट सेंसस पे डिलिमिटेशन भी करवानी है जो भी भाजपा करवा रही है अभी हो रही है। तो वही पॉलिसी अडॉप्ट की है ना भाजपा, सेम पॉलिसी अगर अडॉप्ट की है तो फिर देन दिस आल्सो आंसर्स योर क्वेश्चन कि क्या भाजपा ने किया या नहीं। नहीं, मैं मानता हूं आपसे। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अ मुस्लिम इन J&K? इफ इन जम्मू एंड कश्मीर, सेपरेट आंसर भी दे सकते हो, इफ एकजुट जम्मू मेक्स द गवर्नमेंट। Nationalist Muslims will be safe. Those affiliated with jihadi tendencies will be wiped out. Okay. इसमें एक बहुत बड़ा बीच में ग्रे एरिया है जिससे नेशनल लेवल पे भी अभी जूझ रहे हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको ब्रांड कर दिया गया एंटी नेशनल। तो आई होप एक सिस्टमिक वे में होगा ये। इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव मैनर। आपने नेशनल लेवल की डिबेट्स की बात की, लोग जिहाद की बात करते हैं, लोग लैंड जिहाद की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं। आई डो नॉट नो कि किस तरीके से उसे सब्सटैंशिएट कर पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमने केवल सब्सटैंशिएट ही नहीं किया, उन सब प्रोसेसेस से लड़के उन्हें डिफीट करके आपके सामने रखा, फिर हमने बात की, हमने उन टूल्स की बात की, उन इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सपोज किया जिनके जरिए जिहाद अनलीश किया जा रहा है। और इसीलिए यही कारण है कि लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी एकजुट जम्मू की बनी है एंड हैंड्स डाउन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई थिंक वेरी इम्प्रेसिव और वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ा लाइटर साइड पे जाते हैं बिकॉज आई थिंक आई आस्क्ड व्हाट आई वांटेड टू आस्क एंड यू वर काइंड इनफ टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आप अपने आप को कैसे देखते हैं 5 साल बाद या 10 साल बाद, पर्सनल लेवल पे बोलिए? देखिए, आई वांट टू बी एट अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। ओके, 5 years डाउन द लाइन या 3 years डाउन द लाइन या 2 years डाउन द लाइन। और रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मतलब this has to be understood in the background of everything we have talked about. Sure. और जम्मू का लोकस और फोकस पूरे इस सिचुएशन में और राष्ट्रवादी समाज की दशा, हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि देश का काम जम्मू कश्मीर में हम करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी बनाना एक लग्जरी नहीं है हमारे लिए, Absolutely. एक शो ऑफ नहीं है हमारे लिए, इट्स एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई रिपीट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमने कंधों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आसान काम नहीं होता है अपने रिसोर्सेज लगा के एक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना, बिल्कुल, जिसका अंतोगत्वा लाभ समाज को, और हमारे कामों से लाभ हुआ है, बिल्कुल हुआ। तो चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिम्मा हमने अपने सर पे लिया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिससे देश का भी उद्धार होगा, जम्मू का भी उद्धार होगा। तो आई वुड लाइक टू सी कि ये चीज़ें हमारी सफल हों एंड वी लैंड अप सिटिंग एट अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जहाँ पे फिर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इफेक्टिव तरीके से डिस्चार्ज कर सके। अभी लड़के कर रहे हैं, स्टेट अपरेटस को अपने कंट्रोल में लेके उसे ठीक करके और इफेक्टिव तरीके से कर। दिन में कितने घंटे काम करते हो? देखिए, ऑनेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए 12 घंटे का तो मेरा सीधा है। मैं 9 बजे या 9:30 घर से निकलता हूँ, तो 10 आप प्रैक्टिस फुल टाइम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? फुल टाइम प्रैक्टिस, देन शाम को ऑफिस, बीच में पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, अब इस तरीके के इंटरव्यूज, ये भी काम का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा 18 घंटे 24 घंटे, 6-7 घंटे की नींद जरूरी है। क्या आप कमर्शियल 12 घंटे तो रहता ही है। क्या आप कमर्शियल केसेस लेते हैं या ये तो आई एम अज्यूमिंग ये सब तो आपके इनिशिएटिव्स हैं फॉर अ बिगर कॉज, जैसे आपने कहा? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एब्सोल्युटली ऑल टाइप्स ऑफ केसेस। और हमारे ज़्यादातर केसेस तो हमारे कमर्शियल या अदर नेचर के ही हैं। बिल्कुल। पिछले मैं 2016 में जम्मू में आया, 2016 से 2022 है अभी, तो 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो 6 साल में
करीब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, 706 के करीब केसेस हमने किए। तो आप मान लीजिए कि इसमें से 680 तो कमर्शियल नेचर के हैं। गुड फॉर यू। अच्छा यार, नहीं एब्सोल्युटली, आई थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, यू नो, मतलब वो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग बोलते हैं कि हम अपना काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं। नहीं, हम निर्भर हैं आप उस पर निर्भर हो, आपकी एक फैमिली है, आप एक बिगर कॉज के लिए लड़ रहे हो, यू हैव टू ये कहते हैं ना, जैसे a lot of people say that अगर अपने घर में खाने को नहीं होगा तो कैसे आप दूसरे के घर में खाना पहुंचाओगे, कैसे? तो आपका अपना, मैंने वही बोला ना कि धर्म की अल्टीमेटली बैकबोन अर्थ है। तो अर्थ व्यवहार भी ठीक रहना चाहिए और अर्थ का अर्जन भी धार्मिक तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, मेहनत करके उसका अर्जन कर रहे हैं, वो ठीक बात है, उसी तरीके से ही हो पाए। वही है, मतलब it's an honest day's work that, you know, एब्सोल्युटली, तभी तो आप कर पाओगे। बिल्कुल। हॉबीज क्या हैं आपकी? What do you like to do? अभी इतना हैवी स्केड्यूल में, आई एम श्योर कभी-कभी थोड़ा टाइम नहीं, गाना वाना सुन लेना, म्यूजिक। अच्छा, गाना वाना सुनना मुझे बाहर जाते हो, लाइक ट्रैवल, घूमना फिरना थोड़ा बहुत? ट्रैवल फैमिली की जो नीड्स रहती हैं बाहर में बिल्कुल जाता हूँ। और वी प्लान, माय वाइफ, आई हैव अ डॉटर, अभी छोटी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे या कभी छुट्टियाँ हो तो हम बाहर जाते हैं। लास्ट टाइम वी विजिटेड पत्नीटॉप गंडोला वाला ये स्काई व्यू रिजॉर्ट, हम 2-3 दिन वहाँ पे रहे, और जो लास्ट विजिट हमारी, ये शौक हैं थोड़े बहुत। It was a pleasure. Best of luck first of all. वेबसाइट चेंज कर लो, it gives a wrong impression to people like me. मतलब अभी मैं यहाँ से निकला हूँ ये सोचे कि ठीक है यार, मतलब इट्स नॉट जस्ट जो आपकी आइडियोलॉजी है, देयर इज अ फुल प्लान इन शेप, एक गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, एक सिस्टमैटिक वो है, एक हार्ड वर्किंग बंदा पीछे बैठा हो, यू नो, दैट्स व्हाट वी वांट टू सी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होपफुली वील मीट अगेन। थैंक यू सो मच।